क्लास। तो बच्चों, आपको जिस पेपर का इंतजार था वो पेपर हो चुका है। तो उम्मीद है आपने पेपर फोड़ दिया होगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं मैथ्स पेपर की, कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कितनों में आपने तुक्का मारा और कितना आपने स्कोर किया। वो सभी बातें मैं आपसे इस वीडियो में करूँगा। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए कहानी स्टार्ट की जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ था 1 प्लस एक्स का होल पावर n, और हमसे पूछा था c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डैश 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 cn की वैल्यू बतानी थी हमें। तो स्टूडेंट, आपने बाइनोमियल के चैप्टर में पढ़ा होगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n में c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डैश 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 प्लस cn की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 की पावर n। अब हमें वैल्यू निकालनी है c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डैश 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 प्लस cn की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 की पावर n माइनस 1। तो इसलिए हमारे इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था हमारा डिटर्मिनेंट से। हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ था x13 001 1x4, इसकी वैल्यू दे रखी थी हमें 0, और हमें फाइंड करनी थी किसकी वैल्यू, x की। तो इसमें क्या करना था, ये तो बहुत ही सिंपल था, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंड के लिए हमने क्या किया, x, अब ये और ये कॉलम बंद, तो क्या बचा 0 माइनस एक्स माइनस 1, ये रो बंद ये कॉलम बंद, तो क्या बचा 0 माइनस 1 प्लस 3, ये रो बंद ये कॉलम बंद, तो क्या बचा 0, और ये इक्वल हो गया किसके, 0 के। तो यहां से क्या निकल के आया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 1 कॉमा माइनस 1। तो जो भी ऑप्शन में होगा, तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 कॉमा माइनस 1। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था हमारा ट्रिग्नोमेट्री से, cot 2x cot 4x माइनस cot 4x cot 6x माइनस cot 6x cot 2x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले एग्जाम में और उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप वैल्यू पुट से आंसर निकाल लें बजाय फॉर्मूला लगाने के। तो चलिए इसमें पुट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप x की वैल्यू 15 पुट कर देते हैं, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री पुट करते ही आपका क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। तो इसमें रखिए cot 30 डिग्री cot 60 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री cot 90 डिग्री माइनस cot 90 डिग्री cot 30 डिग्री। अब cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, और cot 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि cot 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी cot 90 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो डायरेक्ट आंसर क्या निकल के आया हमारा यहाँ से, 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 1। तो देखिए वैल्यू पुटिंग से आंसर आ गया।
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट हमें दिया हुआ था एफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या दी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और हमें वैल्यू फाइंड करनी थी एफ एक्स की। अब जिसमें हमें ऑप्शन दिए हुए थे, फर्स्ट था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, सेकेंड ऑप्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, थर्ड ऑप्शन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, और फोर्थ ऑप्शन था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल था, भले देखने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, बट इसे भी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग से करेंगे। अब देखिए इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, पुट x इक्वल टू 0, तो इसमें x में 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा f1, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है यहाँ से 0 माइनस 0 प्लस 2, तो वैल्यू आ रही 2। तो बस हमें कुछ नहीं करना था। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना था fx, और यहाँ पे क्या आ रहा है, f1 की वैल्यू 2 आ रही है। तो ये जो भी हमें ऑप्शन दिए गए इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दो, जिससे वैल्यू 2 आ जाए, वो हमारा आंसर। फर्स्ट में रखते हैं 1 माइनस 5 प्लस 4, तो ये तो 0 हो रहा है। सेकंड में रखते हैं 1 माइनस 5 प्लस 6, तो ये 2 आ रहा है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। और इससे भी नहीं आएगा, देखिए 1 3 3 7 आ रहा है, इसमें 1 1 2 और इससे -1 आ रहा है, तो आंसर तो हमारा सिर्फ इसी से आ रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक क्वेश्चन था हमारा, थर्ड टर्म ऑफ जीपी क्या दिया हुआ था हमें, 3। थर्ड टर्म दिया हुआ था, अब पूछा था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, एक क्वेश्चन ये था, इसका हमें निकालना था। तो स्टूडेंट आपने जीपी में पढ़ा होगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1, ये एन टर्म का फॉर्मूला होता है। अब ये पूछ रहा है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा यहाँ से, AR स्क्वायर इक्व टू 3। अब ये पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट टर्म AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, क्लियर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इनका क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट। अब अगर हम देखें तो a की पावर कितना हो गया 5, r की पावर कितना हो गया यहाँ से 10, 4 3 2 1 हो गया 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AR स्क्वायर का होल 5, a की पावर 5 r की पावर 10। तो जो भी हमें वैल्यू क्या दी है 3, तो 3 की पावर 5 क्या होता है 243। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी था, डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड था। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ था सर्किल, दिया हुआ था 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हमें सर्किल दिया हुआ था, इसकी हमें पूछी थी रेडियस। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, अब कई सारे स्टूडेंट ने क्या किया होगा, डायरेक्ट से ये वाला फॉर्मूला लगा दिया होगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। डायरेक्ट ये क्या होगा, और फिर रेडियस का फॉर्मूला लगा दिया होगा यहाँ से, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c, और उससे उसका आंसर आ गया होगा। हो सकता है ऑप्शन में उसका आंसर मैच कर गया हो इस मेथड को फॉलो करके, और हो सकता है ना किया हो, उसे लग रहा हो कि कहीं गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ कहाँ हुई है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले एक स्टेप भूल गया। उसमें क्या करना था आपको, सबसे पहले
इस जो इक्वेशन दी हुई है इसको 4 से डिवाइड करना था। तो 4 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 15/4 इक्वस टू 0। अब इसमें ये फॉर्मूला इससे कंपेयर करना था। अब देखिए यहाँ से इस फॉर्मूले को इस पे देखिए, ए की वैल्यू क्या है, बट हमें इसमें ए बी सी से मतलब नहीं है, ए बी से मतलब नहीं है और एच से मतलब नहीं है, हमें जी एफ और सी से मतलब है। ये फॉर्मूले में दिख रहा है जी एफ और सी। तो यहाँ से जी की वैल्यू कितनी आ गई, अगर हम यहाँ से देखें 2g और यहाँ -5 है तो क्या आ गया -5/2। एफ की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और सी की वैल्यू कितनी आ गई -15/4। अब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा -5/2 का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 15/4। अब क्या निकल के आएगी इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा 25/4, ये हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा आपका 15/4। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे 25 और 15 क्या कितना हो जाएगा 40 प्लस 9 49। तो ये हो जाएगा 49/4। तो ऊपर से अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 7/2, जैसे बोलेंगे हम 3.5 यूनिट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इस मेथड से फॉलो करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया और इसमें अप्लाई कर दिया। सबसे पहले आपको इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके फार्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो क्लियर हो बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा, एक हमें पैरेललोग्राम दे रखा है इस टाइप से, ए बी सी एंड डी। ए के वर्टिसेस दे रखे हैं -3,4, एक दे रखा है 0,-4, सी के दे रखा है 5,2 और डी के हमें फाइंड आउट करने हैं कि क्या होगा। सपोज दैट मान लेते हैं हम एच एंड जी। अब क्या होता है कि ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हम मैच कर देंगे आपस में, इनको मीट कर देंगे आपस में। अब क्या फॉर्मूला होता है इस केस में, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी। तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख रखा होगा आपने। ए सी की बात करेंगे तो -3 + 5 क्या हो जाएगा -3 + 5/2, 4 + 2/2, ये इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी के। तो h + 0/2 g - 4/2 हो गया आपके लिए जी। अब देखिए यहाँ से कितना आ रहा है वैल्यू, अगर हम देखें तो ये 1 आ गया, ये 2, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। इसकी वैल्यू h/2 g - 4/2, दोनों को कंपेयर करिए तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 और g की वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे तो 10। तो जो हमारा 4th पॉइंट है D, उसके कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए 2,10। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। अब एक था ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 10a 1/7 दिया हुआ था और हमें फाइंड करना था cos 2a। तो वैसे तो cos 2a के आपने कई सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, 3 काफ़ी होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं इसके। बट हमें किस टर्म्स में चाहिए, 10 के टर्म्स में चाहिए। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, cos 2a = 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। क्लियर। अब देखिए इसमें वैल्यू रखिए डायरेक्ट, 1 माइनस क्या हो जाएगा ये 1/7 का स्क्वायर यानी कि
1/49 और ये हो जाएगा 1 + 1/49। तो 49 से तो 49 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ पे 48/50। आप इसे कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करने पे आएगा 24/25। तो ये फाइनल आंसर हो गया इसका। देखिए ये कितना ईजी हो गया, इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने। बट आपका टाइम तभी बचेगा जब आप इसमें डायरेक्ट ये वाला फार्मूला फिट करेंगे, जब आपको ये पता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वस टू π/2। क्या था, इक्वस टू π/2। तो ये तो बहुत ईजी था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से था, और हमसे पूछा था कि x कहाँ पे बिलोंग करेगा। तो ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी में है। जब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो x की रेंज होती है रियल नंबर r -(-1, 1)। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। तो अगर आपने जब भी ये फार्मूला देखा होगा तो ये तभी होल्ड करता है जब x बिलोंग करता है इस रेंज में। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट था, इसमें तो ज़्यादा करने का कुछ सवाल ही नहीं था, डायरेक्ट था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को करने में। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था a = 10, c = 4, एंगल b = 30 डिग्री। तो हमसे पूछा था एरिया। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको लर्न होगा तो ये तुरंत हो जाएगा। देखिए हाफ AC sin b। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बस हो गया। हाफ इंटू 10 इंटू 4 इंटू साइन 30 डिग्री। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है यहाँ से, हाफ इंटू 10 इंटू 4 इंटू 1/2। अभी 2 2 जा 4, तो 4 से कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया 10 स्क्वायर यूनिट, जो भी होगी सेंटीमीटर में होगी तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर डायरेक्ट। तो स्टूडेंट हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट आप ऐसे इंजॉयमेंट के साथ क्वेश्चन करते रहिए, और मैं भी आपका क्वेश्चन में अच्छे से अच्छी ट्रिक्स बताता रहूँगा, तो इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से था। tan x की वैल्यू थी -3/4। अब हमने पूछा था कि जो x है इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी किसकी, sin x इंटू cos x। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो देखो ये क्वेश्चन उस स्टूडेंट ने सबसे पहले किया होगा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ये बिल्कुल क्वाड्रेंट से ही हो जाता क्वेश्चन, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। अब देखो कैसे, अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और कॉस क्या होता है नेगेटिव। तो बस यही से हो गया। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो जो भी ऑप्शन माइनस में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। बट कैलकुलेशन कब करनी पड़ेगी, जब आपको ऐसा लगेगा कि कोई दो ऑप्शन आपस में मैच हो गए, दोनों माइनस में, तो फिर आपको वैल्यू पुट से करना पड़ेगा डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ से ये हो गया 3 4 और क्या होता है 5, इनका ट्रिपलेट होता है 3 4 एंड 5। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से 3/5, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव होता है। कॉस क्या हो जाएगा माइनस का 4/5, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा -12/25। तो ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही था। tan 31 डिग्री इंटू tan 33 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू, और ये था tan 57 डिग्री इंटू tan 59 डिग्री।
ये था और हमसे इसकी वैल्यू पूछी थी। अब देखिए स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना था, आपको देखना था किन दो एंगल्स का सम 90 बना रहा है। तो 31 को 59 के साथ कर दिया, दोनों का आपस में सम कितना आ रहा है 90। 33 को 57 के साथ चिपका दिया, तो कितना आ रही वैल्यू, कितना आ रहा दोनों का सम 90। तो आपने 10 की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब भी 10 के जो एंगल होते हैं आपस में सम अगर 90 आ रहा है और आपस में सब इंटू हो रहे होते हैं तो वैल्यू क्या आती है 1। ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो इसे करने में आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी ट्रिग्नोमेट्री से था। साइन 24 डिग्री प्लस कॉस 66 डिग्री इंटू साइन 24 डिग्री माइनस कॉस 66 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या था, ये तो आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री, यही तो होगा। अब आपको पता है कि इन दोनों का सम क्या आ रहा है 24, 66, 90। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 24 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 66 डिग्री। तो आप इन दोनों में से किसी को एक को भी चेंज कर सकते हैं, किसी में भी चेंज करके आंसर क्या आ जाएगा 0। इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें भी यही रूल फॉलो हो रहा है, 66 प्लस 24 90 डिग्री, और आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा वो भी ट्रिग्नोमेट्री से है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू क्या दिया हुआ था 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको। और इसको देखते ही कई सारे स्टूडेंट ने क्या किया होगा, थीटा की वैल्यू 0 रख दी होगी, बट 10 0 यहाँ तो 0 हो जाएगा, बट यहाँ नहीं हो पाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो आपको कोई ऐसा एंगल लेना पड़ेगा जो सब में फॉलो हो जाए। 90 भी नहीं रख सकते हैं, तो थीटा को हम क्या रख सकते हैं 30। तो रखिए 1 प्लस कॉट 30 माइनस कॉसेक 30, यहाँ भी आ गया 1 प्लस टेन 30 प्लस सेक 30। तो वैल्यू रखिए 1 प्लस कॉट 30 की वैल्यू √3 और कोसेक 30 की वैल्यू 2, टेन 30 की 1/√3 और सेक 30 की 2/√3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है √3 - 1, और ये कितना आ रहा है यहाँ से 3 प्लस √3 अपॉन √3। अब अगर हम इसको इंटू करें तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 3√3 प्लस 3 माइनस 3 माइनस √3 अपॉन √3। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आया 2√3 अपॉन √3, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 2। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट आंसर तो आ गया ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू 25। तो हमसे क्या पूछा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पूछी थी। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें कुछ नहीं करना था, आपने ट्रिपलेट पकड़ लिया 7 24 25। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 7/25, कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 24/25, दोनों का सम क्या आ जाएगा यहाँ से
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 31/25। डायरेक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से। क्वेश्चन है हमारा 3 cos थीटा 4 sin थीटा, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, tan 45 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो tan की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना यहाँ से tan निकाल लिया जाए। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या लिख सकते हैं हम, 3/4। अब इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, tan 45 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 1 प्लस 3/4 1 माइनस 3/4, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 7/1। तो आंसर क्या आ गया, 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब एक था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसमें लिखा था कंसीडर द स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए थे, पहला था इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी is multiplied by some non-zero number, then the resulting sequence is also GP। यही था सेम, बस उसमें कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई की जगह क्या था, डिवाइड था। सेम ही था, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज डिवाइडेड बाय सम नॉन जीरो नंबर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो जीपी। अब हमें इन दोनों में से बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। चाहे तो आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं कि कोई जीपी की सीरीज ले लें और उसे किसी कांस्टेंट से इंटू करा दें नॉन जीरो नंबर से, और फिर देखें कि क्या वो जीपी बन रहा है। और सेम टू सेम इसमें भी आप कोई जीपी एज्यूम कर सकते हैं और उसमें किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दें और फिर देखें जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो जीपी है या नहीं है। तो इस केस में दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, ट्रू हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, उसमें है इफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस k इक्वल्स टू 0 आर रियल, देन तो हमें फाइंड करना है k की रेंज। k की रेंज फाइंड करनी है, k कहाँ से कहाँ तक होगा। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ी है तो इसमें तो कुछ भी नहीं था। रूट्स कब रियल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस का 4ac इक्वल क्या है यहाँ पे, b² यानी कि 4 हो गया माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है k, तो ये हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया है 4 माइनस 4k। अगर हम इसमें देखें तो क्या निकल गया है 4 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दिया, 1 माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं k 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं k इज लेस देन इक्वल टू 1। बस सिंपल था कि k की रेंज क्या होगी
वो या तो 1 हो सकता है या 1 से लेस होगा, बड़ा नहीं हो सकता, तभी उसके रूट्स क्या होंगे, रियल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ n इक्वल्स टू 100 फैक्टोरियल। तो हमसे पूछा था देन 1 अपॉन log 2n प्लस 1 अपॉन log 3n प्लस 1 अपॉन log 4n प्लस ये डैश 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 कहाँ तक था, log 100n 1 अपॉन log 100n। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने अपने स्टूडेंट को पहले ही बता रखा था कि जब भी n फैक्टोरियल की फॉर्म में होता है तो चाहे कोई भी सीरीज आ जाए उसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट 1 होगा। तो अगर ये ट्रिक आपको पता थी तो ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था। अब जिसको ट्रिक पता नहीं है वो इसे सॉल्व कर रहा होगा तो उसका काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हुआ होगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी n फैक्टोरियल की फॉर्म में दिया होगा और हमें कोई सीरीज दी होगी इस टाइप की तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये कॉम्प्लेक्स से है, z इक्वल टू दिया था 1 प्लस आयोटा और हमें पूछा था मॉड z प्लस 2 अपॉन z, इसकी वैल्यू पूछी थी। भाई मॉड तो तब निकालोगे ना जब इसकी वैल्यू पता होगी। अब क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे 1 अपॉन z, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब इसको क्या करो, रेशनलाइज कर दो, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, कितना आ गया यहाँ से वैल्यू, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमें किसकी निकालनी थी, 2/z की। तो 2/z क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस आयोटा आ गई। अब दोनों का सम पूछा हुआ है तो z प्लस 2 अपॉन z, ये क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, तो आंसर क्या आ गया 2। तो 2 का मॉडुलस निकालोगे तो क्या आएगा 2, z प्लस 2 अपॉन z, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। अब क्या था, कॉम्प्लेक्स का ही था क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट, फिर इसमें क्या है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। पहला स्टेटमेंट क्या था, पहला था द डिफरेंस ऑफ z एंड इट्स कॉन्जुगेट is an imaginary number। पहला स्टेटमेंट तो ये था। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, सम ऑफ z एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो स्टूडेंट अगर आपने दोनों स्टेटमेंट पढ़े होंगे तो आप डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए 1 सेकंड के अंदर इसको बता दोगे कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर आपने पढ़े हैं तो उस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हैं। अब जिसको स्टेटमेंट पता ही नहीं है, जिसने पढ़ा ही नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो वैल्यू पुट कर सकता है। जैसे सपोज दैट जेड को हमने एज्यूम कर लिया 1 प्लस आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस आयोटा। अब क्या पूछा हमसे, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ से क्या आ गया 2 आयोटा। तो क्या निकल के आया, इमेजिनरी नंबर। तो यही तो बोल रहा हूँ, द डिफरेंस ऑफ जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट इज एन इमेजिनरी नंबर। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब सेम टू सेम यही कर लो, दोनों का सम, तो जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या आ जाएगा यहाँ से 2, तो रियल नंबर आ गया। तो यही तो बोल रहा हूँ, रियल नंबर आ गया। तो बट आपका टाइम कहाँ बचता अगर आपको ये दोनों स्टेटमेंट पहले से पता होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा स्टेटमेंट बेस ही था, उसमें भी यही लिखा था कंसीडर द स्टेटमेंट्स
पहला स्टेटमेंट था null set is a subset of every set. सेकेंड था every set is a subset of itself, यानी वो खुद का भी सबसेट होता है. थर्ड था if a set has 10 element then its power set has 1024 elements. तो आप इसमें बताना था कौन सा सही है कौन सा नहीं, तो इसमें भी आपका टाइम बचना था. अगर आपको स्टेटमेंट पता होता तो आप तुरंत कर देते कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ये बिल्कुल सही है. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर कोई सेट अपना तो सबसेट होता ही है, तो ये भी सही है. बस जहाँ तक था इसको ध्यान रखना था, और इसमें भी आपका टाइम बच सकता था. अगर सेट में 10 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने होंगे? 2 की पावर 10 होंगे ना. अब जिसे डायरेक्ट वैल्यू याद है 2 की पावर 10 तो वो तो कर देगा, जिसे नहीं पता है तो वो फाइंड आउट करता रहेगा. तो 2 की पावर 10 की वैल्यू क्या होती है? 1024. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट ट्रू है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस क्वेश्चन है. इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी 5x² प्लस 26x प्लस k इक्वल्स टू 0 इज रेसिप्रोकल of the other, then k की वैल्यू पूछी थी आपसे. k की क्या वैल्यू होगी? अब देखिए, जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ी हुई है वो डायरेक्ट कर देगा बिना कुछ किए. क्यों? क्योंकि जब भी कोई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो क्या, तो उसकी क्या कंडीशन होती है? a और c आपस में इक्वल होते हैं. तो 5 इक्वल टू k, या हम बोल सकते हैं k इक्वल टू 5. तो आपने डायरेक्ट ऑप्शन देखना था कि कहाँ ऑप्शन में 5 है और डायरेक्ट ऑप्शन पिक करना था. तो इसमें आपका टाइम बचता. तो ये भी काफ़ी इजी था. तो बच्चों, अगर आप में से किसी ने भी थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है ना तो पेपर तो बहुत इजी है. देख लो जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत कम क्वेश्चन हैं जिसमें कैलकुलेशन हो रही है, बाकी तो सीधे ही है. अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, उसकी कंडीशन पता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं. एक क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन से 0 to a fa माइनस एक्स fa प्लस fa माइनस एक्स dx. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी. तो स्टूडेंट, इसमें क्या था? ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और आपको पता है एक प्रॉपर्टी जो बहुत ही फेमस है, कौन सी? प्रॉपर्टी 4. वो इसमें अप्लाई करनी थी बस. तो इसमें हमने क्या किया, लेट सपोज कर लिया कि ये आई है, a माइनस एक्स एफ ए प्लस एफ ए माइनस एक्स डी एक्स बाई प्रॉपर्टी 4. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? इसी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0 से a. अगर हम a की जगह a माइनस एक्स रख दें तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा एफ ए, और ये कितना हो जाएगा? एफ ए इंटू डी एक्स. अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, दोनों को आपस में ऐड कर दो. क्या हो गया? 2i इक्वल टू 0 से a, और ये कितना हो गया? दोनों को ऐड करके 1 इंटू डी एक्स. तो ये कितना हो जाएगा? x 0 से a आ गया,
तो आई की वैल्यू क्या आ गई, a/2। डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी बेस क्वेश्चन था। अगर आपको प्रॉपर्टी फोर्थ पता है तो आप डायरेक्ट भी देख के कर सकते थे कि हाँ हम इसमें a-x रखेंगे तो ये बन जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 1 बन जाएगा, वैल्यू आ जाएगी a और आंसर आ जाएगा a/2। बट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैंने अप्लाई करके दिखा दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लिमिट से, लिमिट x टेंड टू -1 x³ प्लस x² अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2। तो लिमिट का बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। बट अगर आप डायरेक्ट x की वैल्यू -1 पुटअप कर दोगे तो ये आ जाएगा 0/0 फॉर्म, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुई। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या करना है, x² कॉमन ले लिया तो क्या बचा x + 1, और ये क्या होता है x + 1 x + 2, यही तो होते हैं इसके फैक्टर, और ये साथ में चल ही रहा है। लिमिट x टेंड टू -1, तो x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया। अब जाके इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दो, -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो आंसर क्या निकल के आया 1। बस इतना सा करना था। अब एक डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस क्वेश्चन और आया था। जीरो से a f(x) प्लस f - x dx इक्वल्स टू -a से a gx dx। अब हमसे पूछा था कि gx क्या होगा, यहाँ पे यही पूछा था ना कि gx क्या होगा। अब अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है इसमें। अगर जिस स्टूडेंट ने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी तो उसके हिसाब से gx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी f(x). तो ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं करने के लिए। और कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, प्रॉपर्टी 6। डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है 0 से f(x) प्लस f - x इंटू डी एक्स इक्वल टू -a to a f(x) dx। बस उसने क्या किया, f(x) की जगह gx दे दिया। आप पूछ लिया आपसे कि gx की वैल्यू क्या है, तो आंसर क्या है f(x). तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या था, इंटीग्रेशन पे बेस्ड था, dx अपॉन sec x प्लस tan x। इस बार तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी बहुत ईजी आ रखे थे, कुछ था ही नहीं करने के लिए। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। sec x माइनस tan x इंटू डी एक्स अपॉन sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x। अब देखिए ऊपर तो ऐसे रहा sec x प्लस tan x dx, और नीचे क्या हो जाएगा 1, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, वो क्या होता है 1, आइडेंटिटी होती है दूसरी। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो sec x का क्या होता है log sec x प्लस tan x, और tan x का क्या होता है log sec x प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और आया था इंटीग्रेशन से, dx अपॉन sec स्क्वायर tan इनवर्स x। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बट ये भी इजी था, इसमें भी कुछ नहीं करना था खास। इसमें यूज होना था सब्स्टिट्यूशन का। तो इसमें क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा tan t
अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर दें, डी एक्स इक्व टू सेक स्क्वायर टी इन टू डी टी, और इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दें तो क्या आ जाएगा, डी एक्स की जगह सेक स्क्वायर टी डी टी अपॉन सेक स्क्वायर, और टेन इनवर्स एक्स को तो हम टी एज्यूम कर ही चुके हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाना था। तो क्या आना था, डी टी, जिसकी वैल्यू क्या आनी थी, टी प्लस सी, और टी क्या है हमारा, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये था इसका आंसर। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था। तो स्टूडेंट मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, और कमेंट में भी मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कितनों में तुक्के मारे, और कितनों को आपने इन ट्रिक से फॉलो किया जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। कमेंट में लिख के बताइए। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि बोल सकते हैं कि फिजिक्स से रिलेटेड था। उसमें हमें दिया हुआ था डी एक्स अपॉन डी टी इक्व टू एक्स प्लस वन, ये वेलोसिटी दी थी हमें, और हमसे पूछा था टाइम, और हमें लिखा था डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर। तो जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, 24 मीटर। ठीक है, अब ये तो आपको पता है वेलोसिटी होती है, बट हमें टाइम निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, इसको इधर ले आए, और डी टी दोनों और क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेट, तो ये क्या बन गया, एल एन एक्स प्लस वन टी, ये आ गया। ठीक है, तो टी क्या आ गया, एल एन एक्स प्लस वन, और डी हमें कितना दिया हुआ है, 24। तो डी यानी कि डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, एक्स इस केस में, तो x हो जाएगा 24 मीटर, क्योंकि हमें डिस्टेंस दी हुई है, तो ये d नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस है 24 मीटर। तो यहाँ पे जो dx बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे जो x होता है वो डिस्टेंस होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 24। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln 25, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि फिजिक्स से रिलेटेड था, जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम हम सीखते हैं। एक क्वेश्चन था मैक्सिमम मिनिमा से, मैक्सिमम मिनिमा भी नहीं बोलेंगे, बहुत ईजी था। हमें दिया हुआ था इफ़ x प्लस वाई इक्व टू 20, तो इसका p की वैल्यू बतानी थी, इनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू p की क्या हो सकती है। तो अगर आपने मैक्सिमम मिनिमा पे बेस थ्योरम पढ़ी है कि आप किन्हीं भी दो नंबर का सम दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब हर कोई नंबर अपने आप का हाफ होगा। हाफ कब होगा, 10, तो x भी 10 हो गया, y भी 10 हो गया, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 100। बट अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता है तो आप पुट करके भी देख सकते हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 4 ऑप्शन आपको दे ही रखे हैं, आप पुट करते रहिए कि 119, 218, तो इस टाइम इसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। बट आपको थ्योरम पता है तो आप डायरेक्ट करोगे, ये एक ही सेकंड में हो जाएगा। तो ये इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ था जिसमें हमें दिया हुआ था कि मीन इक्वल है मीडियन इक्वल है मॉड के, और हमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से हमें डेटा दिया हुआ था 4 ऑप्शंस में, उनमें से हमें बताना था कि आखिर ये कंडीशन कौन से डेटा में फुलफिल हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था हमारा 6, 18, 18, 18 और 30। तो ये इसका आंसर था। इसमें आप मीन निकालोगे तो वो भी 18 आएगा, मीडियन निकालोगे तो भी 18 आएगा, मॉड निकालोगे तो भी 18 आएगा। तो हमारी कंडीशन क्या है, फुलफिल हो गई। इफ मॉड ऑफ स्कोर्स हमें स्कोर दिए हुए थे 10, 12, 13, 15, 15, 13, 12, 10, x, और हम इफ मॉड ऑफ स्कोर्स, इसका जो मॉड था वो दिया हुआ था
इज इक्वल टू 15। अब हमसे पूछा था x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। तो ये तो काफ़ी इजी था। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जैसे मॉड 15 रहे, 15 ही होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। ये भी बहुत इजी था, देख के ही हो जा रहा। एक और था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट्स। अब हमें स्टेटमेंट दिए हुए थे, पहला था e इक्वल टू 0, तो हमारा कॉनिक्स क्या हो जाएगा, सर्किल। e इक्वल टू 1 तो पैराबोला, और e इज लेस देन 1 तो इलिप्स। ये थे हमारे तीनों स्टेटमेंट। हमसे पूछा था कौन से सही हैं, तो भाई तीनों सही हैं अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से, तो तीनों करेक्ट हैं। e 0 होगा तो सर्किल होगा, इसेंट्रिसिटी 1 होगी तो पैराबोला होगा, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी तो इलिप्स होगा, और इसेंट्रिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। ये भी जी था, 1 सेकंड का सवाल था। अगला क्वेश्चन हमारा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये 3D से, ये 3D ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा था, दो लाइन के हमें डी दिए हुए हैं, और क्या क्या दिए हुए हैं, 6 3 6, एंड अगला क्या है 3 3 0। ये अब क्या है, डी आर से, तो ये क्या होता है A1, ये क्या होता है B1, ये क्या होता है C1, ये A2, ये B2, और ये C2। बस अब आपको क्या करना था, डायरेक्ट फार्मूला फिट कर देना था, कॉस थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देना था इसमें, A1 A2 तो 6 3 जा 18, B1 B2 3 3 जा 9, C1 C2 6 इंटू 0 0, स्क्वायर रूट इसका 6 का स्क्वायर हो गया 36, 3 का हो गया 9, इसका हो गया 36, इसका क्या हो गया 9, इसका भी 9, इसका 0, तो क्या निकल के आया 27 अपॉन ये कितना हो गया 81, यानी कि 9 आ गया, और ये कितना हो गया रूट 18, तो यानी 3 रूट 2, 3 रूट 2 1 ही हुआ, 9 3 जा 27 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया कॉस थीटा हमारा आ गया 1 बाई रूट 2, तो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। MNR जो हमें डीसीज थे वो दे रखे थे L M N, और हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी थी x माइनस 1 इक्व टू 2y प्लस 3 इक्व टू 1 माइनस जेड, और हमें फाइंड आउट करना था L4 M4 N4। तो सबसे पहले तो हमें इस लाइन को क्या करना था, सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना था। कैसे, x माइनस 1 अपॉन 1, इसको क्या लिख सकते हैं y माइनस माइनस 3 अपॉन 1 बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं z माइनस 1 अपॉन माइनस 1 लिख सकते हैं। ये हाफ तो 2 यही आ गया, और इससे माइनस कॉमन लिए नीचे दे दिया। अब ये हो गया हमारा L, ये हो गया हमारा M, ये हो गया हमारा N, क्योंकि आपने इक्वेशन पढ़ी होगी x माइनस x1 अपॉन एल इक्व टू वाई माइनस y1 अपॉन एम, जेड माइनस z1 अपॉन एन। अब हमसे क्या पूछा, l की पावर 4 m की पावर 4 प्लस n की पावर 4, तो 1 की पावर 4 तो 1 हो गया, 1 अपॉन 2 की पावर 4 तो 1 अपॉन 16 हो गया, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 की पावर 4 तो कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 2 प्लस 1 बाई 16, यानी कि 33 बाई 16। ये इसका आंसर है। ये भी काफ़ी इजी था।
क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। डिग्री हमें एक क्वेश्चन दी थी, x इक्वल टू √1 प्लस d2y ओवर dx2, इसकी डिग्री पूछी थी हमसे। अब डिग्री क्या होती है? द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। लेकिन कब? जब उस डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन ना हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन पावर को हटाएंगे। तो क्या करेंगे, दोनों बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस d2y ओवर dx2। अब हमसे पूछिए डिग्री, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है ये, इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री क्या हो गई 1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था बिना देखे ही, ये भी 1 सेकंड में हो जाता बिना करे ही। y इक्वल टू हमें दिया हुआ था a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x। बाकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी कि आखिर ये जो सॉल्यूशन है कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसे कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले dy ओवर dx कर लो, क्या हो जाएगा a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x। एक बार और कर लो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d2y ओवर dx2 क्या हो जाएगा a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x, और इसकी वैल्यू क्या है y। तो अगली लाइन में हम क्या लिख देंगे, d2y ओवर dx2 इक्वल टू y। तो ये इसका आंसर हो गया, यही थी वो इक्वेशन। एक क्वेश्चन था हमारा डिफरेंशिएशन से, x दिया हुआ था e की पावर t cos t और y था हमारा e की पावर t sin t। हमसे फाइंड आउट करने को बोला था dx ओवर dy एट t इक्वल टू 0। इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले dx ओवर dt, ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा भाई, टू फंक्शंस तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन टी प्लस कॉस टी ऐसे रहेगा e की पावर टी। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, माइनस e की पावर टी साइन टी प्लस e की पावर टी कॉस टी। सेम टू सेम dy ओवर dt क्या हो जाएगा, दो फंक्शन है प्रोडक्ट रूल, e की पावर टी कॉस टी प्लस e की पावर टी साइन टी। अब हमसे क्या पूछा है, dx ओवर dy, तो dx ओवर dy क्या हो जाएगा, dx ओवर dt ओवर dy ओवर dt। यहाँ से dx ओवर dt क्या है, ये रहा e की पावर t cos t माइनस e की पावर t sin t अपॉन e की पावर t cos t e की पावर t sin t। बट हमें डायरेक्ट आंसर ही आ गया, बट हमें किस पे पूछा है, एट t इक्वल टू 0 पे। तो dx ओवर dy एट t इक्वल टू 0, तो t अगर 0 हो जाएगा ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बट ये 0 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे नीचे भी 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 0। तो आंसर क्या है 1, ये भी जी था। एक क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x इंटू कॉस 2x। तो ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। तो आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो गया फॉर्मूला, ये हो गया sin 4x अपॉन 2। मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर क्या आ गया 1/2। तो sin 2x इंटू कॉस 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1/2। तो कितना इजी क्वेश्चन था, देखिए ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ही ईजी आ रखी है, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो अच्छे से कर ले जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस है। ये हमें दी थी इक्वेशन ln dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू x। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ln dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस वाई।
अब इसको क्या लिख सकते हैं, dy ओवर डी एक्स इक्व टू ई की पावर x माइनस वाई। बस अब तो सॉल्व हो ही सकता है। इसको ब्रेक कर लिया हमने, ई एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई। इसको इधर ले आए, डी वाई ई की पावर माइनस वाई, और ये कितना हो गया, ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई की पावर वाई इंटू डी वाई ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या आ गया, ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये भी काफ़ी इजी था, बट स्टूडेंट यहाँ पे घूमे होंगे कि आखिर इससे कैसे सॉल्व करें। अगर उन्हें ये पता चल गया कि हमें इससे इस पे जाना है और फिर इससे इस पे जाना है तो वो कर लेंगे, बट अगर जैसे पता नहीं होगा तो कई स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन ही स्किप कर दिया होगा। एक हमारा कंटिन्यूटी पे बेस्ड क्वेश्चन, एफ एक्स इक्व टू ए प्लस बी एक्स, एक्स दिया था लेस देन 1, 5 एक्स दिया था 1, तब b माइनस ए एक्स दिया था ग्रेटर देन 1। अब ये जो फंक्शन है ये क्या था, कंटिन्यूअस। देन हमें फाइंड करना था a प्लस बी की वैल्यू। a प्लस बी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, अब हमें पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पे, x इक्व टू 1 पे। तो क्या होगा, सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, a प्लस बी इक्वल टू 5 इक्वल टू बी माइनस ए। तो आपके पास दो इक्वेशन हो गई, a प्लस बी इक्वल टू 5, और इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए इक्वल टू 5। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, a की वैल्यू आ जाएगी 0। तो आपसे क्या पूछा है, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। तो आंसर भी क्या आ गया, 5। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसे भी देख के ही हो रहा था कि अगर x की वैल्यू 1 है तो 5, यहाँ भी a प्लस बी, यहाँ b माइनस ए, और आपने दिमाग में कर दिया दोनों को सॉल्व, बस हो तो गया। फिर एक क्वेश्चन हो रहा था आपका डिफरेंशिएशन पे बेस, वो भी कर लेते हैं। उसमें था साइन ln x प्लस कॉस ln x, इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू समथिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना है, यानी कि dy ओवर dx फाइंड करना है। और किस पॉइंट पे फाइंड करना है, x इक्वल टू ई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy ओवर dx। तो इसमें क्या चैन रूल लग जाएगा, करिए इसे। तो साइन ln x, तो क्या हो जाएगा cos ln x, फिर एक बार ln x का और होगा 1/x। सिमिलरली इसमें होगा cos का माइनस साइन, ये हो गया 1/x। तो ये आ गया। अब हमसे क्या पूछा था, x इक्वल टू ई पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, cos ln e, cos ln e 1/e माइनस साइन ln e 1/e। तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ से क्या आया, cos 1/e माइनस साइन 1/e। तो क्या निकल के आया, cos 1 माइनस साइन 1/e। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और आया था हमारा, वो आया था हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड 2 sin x इक्वल टू 2k प्लस 1 इज अ सॉल्यूशन। है, तो हमें बताना था इसके कितने सॉल्यूशन है, 1 2 3 या 4। तो यहाँ से sin x क्या हो गया, k प्लस 1/2, 2 से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। अब देखना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब मिलेगा हमें। अब सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच होगी। तो हम पे क्या क्या ऑप्शन है k के लिए, एक तो हम -1 पे चेक कर सकते हैं, 0 पे और 1 पे।
अगर के की वैल्यू -1 डालते हैं तो वैल्यू आती है साइन एक्स की -12, जो कि पॉसिबल है। अब के की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आती है, हाफ, वो ये भी पॉसिबल है। बट अगर हम के की वैल्यू 1 डालते हैं तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आती है, 3/2, यानी कि 1.5। बट साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इस केस में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन मिले हमें, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सॉल्यूशंस। अब अगला क्वेश्चन हमारा डिटरमिनेंट पे, इफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसकी वैल्यू दे रखी है डेल्टा, और हमसे देन इसकी वैल्यू पूछी हुई pa1 pa2 pa3 b1 b2 b3 q c1 q c2 q c3, इसकी वैल्यू पूछी हुई हमसे। तो आपने अगर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो वही प्रॉपर्टीज में यूज हो रही, तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू डेल्टा है तो इसकी वैल्यू, अब देखिए इस कॉलम से p कॉमन आ जाएगा और इस कॉलम से क्या कॉमन आ जाएगा, q, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, p q, और बाकी जो बचा ये सेम टू सेम ये तो हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, p q डेल्टा। डायरेक्ट देख के ही हो रहा था, तो ये भी आपके 1 सेकंड का क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स पे, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा की पावर n स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इस बार क्या किया एग्जामिनर ने, हर बुक में क्या दिया रहता है, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n इक्वल्स टू 1, तो लॉन्डे रट के जाते हैं। n की वैल्यू क्या होती है, 4, बट इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने गेम खेल दिया, n की जगह n स्क्वायर दे दिया। बट जिसे वो क्वेश्चन याद है तो वहाँ पे n की वैल्यू क्या होती थी, 4, बट यहाँ पे क्या गिवन है, n स्क्वायर, तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 2, तो डायरेक्ट देखते ही आंसर। ये भी 1 सेकंड का नहीं था, तुरंत हो जाता, ये भी 1 सेकंड का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा log cos x sin x इक्वल टू 1। तो जो x है एंगल हमारा वो 0 से π/2 के बीच लाई कर रहा है, और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था x की वैल्यू क्या होगी, यानी वो एंगल क्या होगा जो इस इक्वेशन को फुलफिल करे। तो सबसे बेस्ट क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है तो ये हो जाएगा log sin x अपॉन log cos x इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, log sin x इक्वल टू log cos x। तो स्टूडेंट आपको क्या करना था, अगर हम log को एक बार के लिए भूल भी जाएं, क्योंकि log के आगे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो अगर हम देखें sin x और cos x आपस में कब इक्वल होते हैं, 0 से 90 के बीच में, तो π/4 पे होते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, π/4, यानी 45 डिग्री पे। तो इस एंगल के लिए ये इक्वेशन जो होगी फुलफिल होगी, तो ये भी इजी था। एक क्वेश्चन और था ट्रिग्नोमेट्री से, वो था cosec 7π/6 इंटू sec 5π/3, था कि नहीं था। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच चाहिए थी। हालांकि देखने को कोई भी कर सकता है, कोई भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेगा, इसकी दोनों को आपस में इंटू करेगा, आंसर लिख देगा, बट हमें माइंड कहाँ लगाना है। ये देखो ये कितना हुआ, सबसे पहले cosec 7π/6 को देखते हैं। तो 7π/6 कितना हुआ, 210। तो 210 कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। अब ये कितना आया, 5π/3 sec, तो 5π/3 यानी 300, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, पॉजिटिव,
तो बस इसको ही देख के हमारा काम हो गया। माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। तो जो भी ऑप्शन हमारा निगेटिव में होगा वही हमारा आंसर होगा, हमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी। बट अगर दो ऑप्शन ऐसे फंस गए जो दोनों निगेटिव है, तब हमें वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। इसकी वैल्यू cosec 2tan की ये 180 प्लस 30 हो जाएगी, तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और ये sec 300 हो गया। तो इसको आप कर सकते हो 360 माइनस 60, ये 2 हो जाएगी, तो -2 इंटू 2 -4। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, और डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दिया, आंसर आ गया। तो ये भी काफ़ी इजी था। एक क्वेश्चन और था कॉम्प्लेक्स पे बेस, कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस था। i की पावर 2n प्लस 1 इंटू माइनस आई की पावर 2n माइनस 1। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो इसको अगर हम ब्रेक करें i की पावर 2n इंटू आई इंटू माइनस आई की पावर 2n इंटू आई की माइनस आई की पावर -1। अब देखो क्या है, आई की पावर 2n ये तो ठीक है, माइनस आई की पावर 2n यानी कि माइनस की पावर क्या है, इवन है। तो ये क्या हो जाएगा, आई की पावर 2n इंटू आई, ये भी क्या हो जाएगा आई की पावर 2n इंटू माइनस आई की पावर -1। तो ये क्या हो गया आई की पावर 4n। हुआ कि नहीं हुआ। अब ये हो गया आई इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं -1 अपॉन आई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अपॉन में चला गया माइनस आ गया। अब इसको क्या किया हमने, ये तो आई की पावर 4n रहा, ये आई हो गया। अब इसको रेशनलाइज कर दिया तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन आयोटा, आयोटा अपॉन आयोटा, आई की पावर 4n ऐसे रहा, आई रहा, और ये क्या हो जाएगा आई माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर क्या होता है -1, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया आई। अब आई की पावर 4n क्या होता है 1, ये हो गया आई स्क्वायर, तो 1 इंटू आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। तो आंसर क्या हो जाएगा -1। क्वेश्चन था हमारा, अ कॉर्ड सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट सेंटर ऑफ यूनिट सर्किल। एक यूनिट सर्किल है और इस पे ये कॉर्ड है और ये सेंटर है इसका, ये इसकी रेडियस हो गई, ये यूनिट सर्किल है तो रेडियस 1 हो गई। ये दे रखा था हमें 120 डिग्री। अब हमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द लेंथ। अब ये 120 डिग्री हो गया। अब ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया बेसिकली, ओ ए बी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी की लेंथ क्या है। तो देखिए आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल है, ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो 120 ये हो गया, बचा कितना 60। तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा 30 में। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे अच्छा इसमें क्या करिए, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करिए, साइन लॉ। साइन लॉ क्या बोलता है, साइन 30 अपॉन ओ बी इक्वल्स टू साइन 120 अपॉन ए बी। साइन 30 क्या होता है 1/2, 2 नीचे आ गया। ओ बी की वैल्यू कितनी है 1। अब साइन 120 कितना होता है, साइन 120 यानी कि साइन 90 प्लस 30, तो कॉस 30 यानी कि √3/2, 2 इंटू ए बी। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी क्या निकल आया है √3। ये क्वेश्चन भी इजी था। बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, वो भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। उसमें था कंसीडर द स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उनमें बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला था, ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी था, जेड इनवर्स का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू
जेड कॉन्जुगेट का इन्वर्स। दूसरा था हमारा जेड जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉड जेड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आपने कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं तो उस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं। और आपको तसल्ली करनी है तो आप जेड को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट, और फिर आप इसमें पुट अप करके चेक कर सकते हैं। तो उस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब एक क्वेश्चन हमारा किस पे बेस्ड था? स्टैटिक्स पे बेस्ड था। नंबर ऑफ पीस। अगला डेटा था हमारा फ्रीक्वेंसी। बस अब इसका हमारा क्या निकालना था? मीडियन। डेटा दिया हुआ था हमें 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये दिया था 4 33 76 50 26 8 और 1। इस केसेस में हम क्या करते हैं? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैसे निकलेगी? ये 4 प्लस 33 37 प्लस 76 कितना हो जाएगा? 113 प्लस 50 163 प्लस 26 189 प्लस 8 197 प्लस 1 198, और यहाँ से भी हम ऐड करके निकालेंगे तो क्या आएगा? 198। तो ये हमारा फाइनल टर्म आ गया। अब क्या निकालना था हमें? मीडियन। अब मीडियन कैसे निकलेगी? अब देखिए ये क्या आया? 198। अब 198 क्या है? इवन है, तो इसमें 2 टर्म लेंगे हम। तो मीडियन जो भी आएगा हमारा वो क्या आएगा? एक तो n/2 होगा, तो यानी इसके बाई 2 यानी कि 99th टर्म, प्लस एक n/2 प्लस 1 टर्म होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 100 टर्म। और इन दोनों का क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, उससे हमें क्या पता चल जाएगा? मीडियन। तो ये हो जाएगा हाफ, और 99th टर्म इसमें आ रहा है इन दोनों के बीच, तो हम ये वाला लेंगे। इसके आगे क्या है? 3, तो ये आ गया 3। 100 टर्म लेंगे, वो भी इसी में आ रहा है, तो ये हो गया 3। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3। तो जो मीडियन आएगी इस केस में क्या आएगी? 3। ये भी इजी था बट थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन पे बेस क्वेश्चन था अगला, वो भी काफ़ी इजी था। इंटीग्रेशन था e⁻² ln x प्लस ln x स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? e⁻² ln x इंटू e⁻ln x स्क्वायर इसका होल dx। अब ये देखिए ln x है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको? e⁻ln x स्क्वायर, और ये तो पहले से ही है इसका dx। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये आ जाएगा x स्क्वायर इंटू, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर dx। तो ये क्या हो गया? x⁻4 dx। तो ये क्या होता है? x⁵/5 प्लस c। तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया। ये भी काफ़ी इजी था। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, उन्हें भी पता लग सके कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उन्होंने कितना स्कोर किया है। और साथ ही साथ मुझे कमेंट में भी बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।